हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 2, व्यवसायी संगठन के स्वरूप। देखिए, व्यवसायी संगठन के स्वरूप में कई प्रकार के हैं स्वरूप, जिसके बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति, संयुक्त पूंजी कंपनी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व आपने नाम सुना होगा। एकल स्वामित्व का मतलब होता है जिसका स्वामी, वह व्यवसाय जिसका स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति व्यवसाय की स्थापना करता है, उसका संचालन करता है, पूंजी लगाता है और व्यवसाय से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं वो लेते हैं, उसका दायित्व असीमित होता है ना। तो ये सारी विशेषताएं एकल स्वामित्व की है। आप आसपास की जो छोटी मोटी दुकानें देखते हैं ना, वो सब एकल स्वामित्व के रूप में ही जनरली होती है। जैसे स्टेशनरी की दुकान है ना, जैसे आसपास जैसे कई फुटकर दुकानें होती है ना, तो वो सब दुकानें जनरली है ना एकल व्यवसाय के रूप में ही होती हैं। और छोटे व्यवसाय जितने भी होते हैं ना, जिनका आकार बहुत छोटा होता है ना, वो सब जनरली एकल व्यवसाय के रूप में ही होती हैं। तो एकल स्वामित्व उसको कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, उसे हम एकल स्वामित्व कहते हैं। और वही व्यक्ति सारे संपूर्ण लाभ को पाने का अधिकारी होता है, हानि के लिए भी वो उत्तरदायी होता है ना। अब जैसे एकल स्वामी शब्द से ही स्पष्ट है, एकल शब्द का अर्थ है एकमात्र। प्रोपराइटर का मतलब होता है स्वामी, यानी एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। तो आपने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है ना, तो वहाँ पर तो एकल व्यवसाय के रूप में ही स्थापित होते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर है, नाई की दुकान है, छोटे पैमाने के व्यापार है ना। जो फुटकर दुकानें जितनी भी दिखती है ना, आपको फुटकर सामान मिलता है, छोटे मोटे सामान मिलते हैं, वो सारे एकल व्यवसाय के रूप में ही होते हैं। इसका अर्थ समझ में आया होगा आपको। एकल स्वामित्व, जिसका स्वामी एक ही व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति व्यवसाय की स्थापना करता है, पूंजी लगाता है, व्यवसाय को संचालन करता है, नियंत्रण करता है ना। जितना लाभ होता है उसी को मिलता है, हानि होती है तो उसी को वहन करनी पड़ती है। ये सारी विशेषता एकल व्यवसाय की है। अब इसके लक्षण और हम पढ़ेंगे वापस पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है निर्माण एवं समापन। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कोई वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता हो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ एक मामलों में क्या होता है, लाइसेंस की ज़रूरत हो सकती है। जैसे आपने मेडिकल का काम है ना, अगर मेडिकल का काम मेडिकल शॉप देखी होगी ना, तो उसमें अगर एकल व्यवसाय के रूप में है तो वहाँ पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बाकी जनरली जो छोटी मोटी दूसरी दुकानें होती है, फुटकर दुकानें होती है, वहाँ पर आपको वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब चाहे जब आप इसकी स्थापना कर सकते हैं एकल व्यवसाय की, और जब चाहे इसको हम बंद कर सकते हैं, यानी कि स्थापना और समापन दोनों ही करना सरल है। दूसरी विशेषता है दायित्व। एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है, असीमित। अब असीमित वर्ड से का मतलब ही होता है यदि कभी व्यवसाय में कोई ऋण है, उसका भुगतान करना है ना, पैसा चुकाना है आपको। अगर आपकी संपत्तियां अगर उसके लिए कम पड़ रही है तो आपको निजी संपत्ति बेचकर भी पैसा चुकाना पड़ेगा। यानी कि जितने भी दायित्व है व्यवसाय के, उसको चुकाने के लिए व्यवसाय की संपत्तियां तो बेचनी ही पड़ती है, और साथ में अगर कम पड़ जाए तो निजी वस्तुएं भी बेचकर पैसा चुकाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं स्वामी, इसका जो एकल स्वामी का दायित्व क्या होता है, असीमित, है ना। यानी कि व्यवसाय की संपत्ति के अलावा घरेलू जो वस्तुएं हैं उसको भी बेचकर पैसा चुकाना पड़ता है। जैसे आपकी कार है, कोई संपत्ति है ना, तो वो भी बेचकर पैसा चुकाना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए व्यवसाय बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर एकल स्वामित्व वाली इकाई की बाह्य देयताएं 80,000 रुपये, इसको 80,000 रुपये चुकाना है ना, ड्राई क्लीनर की दुकान है, जबकि उसकी संपत्तियां कितनी है, 60,000 की है। तो ऐसे में स्वामी को निजी स्रोतों से 20,000 रुपये लाने होंगे, भले ही फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उसे अपनी निजी संपत्ति को क्यों न बेचना पड़े। इस उदाहरण से समझ में आया होगा आपको। 80,000 चुकाने, आपके पास संपत्तियां हैं व्यवसाय की 60,000 की, तो बचे हुए 20,000 आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से को बेचकर चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दायित्व क्या होता है, एकल स्वामी असीमित होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लाभ प्राप्त करता एवं जोखिम वहन करता।
व्यवसाय की विफलता से जोखिम को एकल व्यवसाय को अकेले वहन करनी पड़ती, क्योंकि उसका स्वामी अकेले ही है। लाभ होगा तो सारा लाभ उसको मिलेगा और नुकसान होगा तो उसी को ही वहन करना पड़ेगा, है ना। तो जोखिम उठाने का सीधा प्रतिफल है, जितनी रिस्क वो उठाएगा तो दोनों चीज़ें, लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों उसको ही जो है वहन करनी पड़ेगी। लाभ होगा तो उसे प्राप्त होगा और हानि होगी तो उसे वहन करनी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, नियंत्रण। व्यवसाय का संचालन और निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी के पास होता है। उसको दूसरे से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है नहीं। तो बिना दूसरों के हस्तक्षेप के वो अपना कार्य कर सकता है, यानी कंट्रोल जो है व्यवसाय का उसी का रहता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। कानून की दृष्टि से एकल व्यवसायी जो है क्या होता है कि एकल व्यापारी और व्यवसाय दोनों एक ही है, ठीक है ना, अलग अस्तित्व नहीं है उसका। तो सभी कार्यों के लिए स्वामी को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है, यानी स्वतंत्र अस्तित्व। व्यवसाय और व्यवसाय का स्वामी दोनों एक ही है। अगर व्यवसाय में कोई दायित्व है तो इसे एकल व्यापारी को उसको चुकाना पड़ेगा, वो अलग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक निरंतरता का अभाव, क्योंकि एकल व्यवसायी और स्वामी दोनों क्या होते हैं, एक ही हैं। तो एकल स्वामी की जो है मृत्यु हो जाए या पागल हो जाए या बीमार हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो इसका सीधा प्रभाव व्यवसाय पर पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्यों अकेला है, दूसरा तो कोई है नहीं। तो कई बार क्या होता है, व्यवसाय को भी बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये विशेषता मैंने आपको एकल स्वामित्व के बारे में बताई। अब इसके गुण देखते हैं। सबसे पहला है शीघ्र निर्णय। अब आपको पता है एकल स्वामित्व में क्या होता है, अकेला व्यक्ति होता है, उसे किसी दूसरे की सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो भी व्यवसाय से संबंधित निर्णय वो शीघ्र ले सकता है, उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, कई बार लाभ के अवसर होते हैं ना, तो जल्दी से उसका फ़ायदा वो उठा सकता है। दूसरा है सूचना की गोपनीयता। अब एकल स्वामित्व है, निर्णय लेने का अधिकार उसके पास ही है ना, और व्यवसाय संचालन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो गुप्त भी रख सकता है, है ना, किसी को बताने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसके सारे अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो गुप्त रहते हैं ना। तो जो भी सूचनाएं हैं उसको गोपनीयता भी बनी रहती हैं। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। एकल स्वामी जो है संपूर्ण लाभ का प्रत्यक्ष रूप से वही है, उसी को मिलता है, क्योंकि अकेला ही स्वामी है तो किसी को हिस्सेदारी लाभ में से देने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है कि जितनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा उतना ही मुझे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यानी कि डायरेक्ट उसको जो है लाभ का उसके संबंध होता है इसका। नेक्स्ट है उपलब्धि का एहसास। अपने स्वयं के काम करने से व्यक्तिगत संतोष भी मिलता है और उसे इस बात का एहसास भी होता है कि वह स्वयं व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है। न केवल उसे आत्मसंतोष प्राप्त होता है बल्कि स्वयं की योग्यता में आस्था और विश्वास की भावना भी उत्पन्न करता है, यानी कि वो जानता है कि जितना भी आज उपलब्धि व्यवसाय में प्राप्त की, सफलता प्राप्त की, उसका श्रेय उसी को ही मिलने वाला है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, उसको आत्मविश्वास भी उसका बढ़ता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। ये मैंने आपको पहले भी विशेषताओं में बताया था कि व्यवसाय को स्थापित करने और बंद करने में सुगमता रहती है, यानी जब चाहे वो स्थापित कर सकता है, जब चाहे उसको बंद कर सकता है। कोई भी वैधानिक औपचारिकता इसके अंदर नहीं है, कोई भी इसके लिए अलग से कानून नहीं है। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो पूरी करके वो इसको जब चाहे जब स्थापित कर सकता है, जब चाहे जब बंद कर सकता है। ये इसके गुण बताए मैंने आपको। अब इसकी सीमाएं या दोष जिसे कहते हैं अपन। पहला है सीमित संसाधन। एकल स्वामित्व के संसाधन क्या होते हैं, खुद के अकेले के होते हैं। अकेले की बचत या दूसरों से अगर ऋण भी ले रहा है तो भी सीमित होगा, क्योंकि बैंक वगैरह क्या होते हैं कि इनको जो लोन देते हैं ना तो लिमिटेड देते हैं। उनको पता है कि अकेला है, अगर मान लो नहीं चुका पाया तो क्या होगा फिर। इससे अच्छा है कि उसको लिमिट में ही लोन मिलता है। और इसके व्यवसाय का आकार भी क्या होता है, छोटा होता है, तो ज़्यादा विस्तार की संभावना भी इसमें नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है इसके जो संसाधन हैं, चाहे वित्तीय संसाधन है चाहे और कोई संसाधन हो, वो सीमित ही रहते हैं। दूसरा है व्यवसाय इकाई का सीमित जीवन काल भी सीमित है। मान लीजिए अब मैं किसी एकल स्वामित्व की मृत्यु हो जाए, दिवालिया हो जाए, है ना, तो इससे व्यवसाय प्रभावित होता है और व्यवसाय को बंद करने की नौबत भी आ सकती है। तीसरा है असीमित दायित्व। ये सबसे बड़ा दोष है इसका कि स्वामी का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है।
असीमित दायित्व आपको पता ही है, मैंने आपको विशेषताओं में बताया था कि असीमित का मतलब क्या होता है। कभी जो व्यवसाय की लेनदारियाँ है, लेने वाले हैं, उनको अपनी जो है व्यवसाय की संपत्ति तो बेच के चुकाना ही पड़ता है। अगर हो तो उसको पर्सनल संपत्ति बेचकर भी पैसा चुकाना पड़ता है। इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा दोष है कि असीमित दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट है सीमित प्रबंध योग्यता। स्वामी का प्रबंध भी जो है संबंधित भी प्रबंध भी जो क्या है वो अकेला ही करता है, और जैसे सारे क्रय विक्रय वित्त आदि सारे निर्णय वो खुद ही करे। तो अकेले व्यक्ति में जो योग्यता होती है ना, कई बार वो लिमिटेड ही होती है ना। एक तो 2 या 3 व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो, है ना। और एक क्या होता है इसमें, जो कर्मचारी वगैरह है वो भी ज़्यादा भर्ती नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि उसको सैलरी वगैरह देनी पड़ती है। तो कहने का मतलब इसके पास संसाधन सीमित होते हैं, है ना। और योग्यताएँ भी क्या अकेले व्यक्ति में सीमित ही होगी। इस वजह से जो है कई बार जो है ये दोष के रूप में आता है कि इसकी सीमित प्रबंध योग्यता से वो कई लाभ नहीं उठा सकता है। और निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ व्यवसाय का आकार छोटा है, कम पूंजी की आवश्यकता है, व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता हो, और तो वहाँ पर एकल व्यवसाय श्रेष्ठ रहता है। ये टॉपिक आपका एकल स्वामित्व वाला पूरा होगा। अब इसका दूसरा टॉपिक और है, वो पढ़ते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक विशेष प्रकार का स्वरूप होता है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ये हमारे देश का सबसे पुराना जो है व्यवसाय है, क्या स्वरूप है। इस व्यवसाय इसका तात्पर्य ये होता है जिसका स्वामित्व एवं संचालन संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। इसका प्रशासन हिंदू लॉ के द्वारा होता है, और परिवार विशेष में जन्म पर व्यक्ति जो है व्यवसाय का सदस्य बन जाता है और 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य रह सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस व्यवसाय का संचालन एवं प्रबंध जो है परिवार के द्वारा ही किया जाता है, और परिवार में जो सबसे बड़ा होता है मुखिया, है ना, वो ही व्यवसाय का संचालन करता है। निर्णय सारे वही लेता है, और बच्चा जैसे ही जन्म लेता है इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। कहने का मतलब है एक परिवार के द्वारा ये व्यवसाय चलाया जाता है, और 3 पीढ़ियों तक इसमें आप सदस्य रह सकते हैं। और इसमें बताया कि मुखिया जो होता है वो कर्ता कहलाता है, और सभी सदस्यों को अपने पूर्वज की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है। उन्हें सहमासी भी कहते हैं। तो ये था इसका अर्थ। अब इसके लक्षण क्या देखिए। निर्माण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य एवं पैतृक संपत्ति में से विरासत में मिली हो, उनका होना आवश्यक है। व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें सदस्यता जन्म के कारण मिलती है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया वो सदस्य बन जाएगा, और इसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा ये शासित होता है। दायित्व। दूसरा पॉइंट इसका दायित्व का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, कर्ता को छोड़कर बाकी सभी जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। केवल कर्ता का दायित्व क्या होगा, असीमित, है ना। असीमित का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, वो ही है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट है नियंत्रण। परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का ही नियंत्रण रहता है, और सारे निर्णय वही लेता है, और वही व्यवसाय का प्रबंध करता है, और इसके निर्णय से दूसरे सदस्य बाध्य होते हैं। चौथा पॉइंट है निरंतरता। कर्ता की अगर मृत्यु हो जाए तो भी व्यवसाय चलता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता का स्थान ले लेता है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आती है। सभी सदस्यों को संयुक्त स्वीकृति से व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है, यानी सबकी सहमति है तो समाप्त किया जा सकता है। वरना तो क्या है, अगर कर्ता की मृत्यु हो गई, सबसे बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो बड़ा व्यक्ति होगा वो उसका जो है कर्ता बन जाएगा। अगला पॉइंट है नाबालिग सदस्य। इसमें जो है व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो सकते हैं। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ लक्षण का। दूसरा है इसका गुण के बारे में। पहला पॉइंट है प्रभावशाली नियंत्रण। जो कर्ता होता है ना, सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का, उसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है, और इससे सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता है, क्योंकि उनमें से कोई भी उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके कारण शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं, और उसमें लचीलापन भी होता है। कहने का मतलब है जो भी बड़ा व्यक्ति जो करता है वो निर्णय लेगा, सभी सदस्य परिवार के ही हैं तो सब उसको मानते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूसरा स्थायित्व भी रहता ही है। ये आपको बताया था मैंने आपको कि अगर एक की मृत्यु हो जाए तो उससे जो
बाद में जो बड़ा व्यक्ति होगा जो उम्र के हिसाब से वो उसका कर्ता बन जाएगा, यानी वो हेड बन जाएगा उसका। तो कहने का मतलब व्यवसाय आगे से आगे चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, व्यवसाय को कोई खतरा नहीं रहता है। ठीक है। तीसरा है सदस्यों का सीमित दायित्व। कर्ता को छोड़कर सब सदस्यों का दायित्व क्या होता है, इसमें सीमित होता है। सीमित का मतलब क्या होता है, जितना उनकी हिस्सेदारी है ना व्यवसाय के अंदर वहीं तक उसका दायित्व रहेगा, यानी पर्सनल संपत्ति पर कोई आँच किसी के भी नहीं आई, केवल कर्ता के अलावा। ठीक है ना। कर्ता का तो दायित्व असीमित ही होगा। चौथा है निष्ठा एवं सहयोग में अधिक, क्योंकि व्यवसाय को चलाने के लिए एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, इसलिए एक दूसरे से अधिक निष्ठावान भी होते हैं। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होती है, इसलिए उसके लिए गर्व की बात भी होती है, इसलिए सभी सदस्य इसमें अच्छा सहयोग भी देते हैं। नेक्स्ट इसकी सीमाएं या दोष एक ही बात है। सबसे पहला है सीमित साधन। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में भी क्या है, पैसा का पैतृक संपत्ति पर ही डिपेंड रहते हैं, तो उनके सामने पूंजी की समस्या रहती है। अच्छा, व्यवसाय का अगर विस्तार करना तो उसकी संभावना कम रहती है। दूसरा है कर्ता का असीमित दायित्व। इसमें भी क्या होता है, कर्ता न केवल अपने निर्णय लेने या प्रबंध करने के लिए उत्तरदायित्व का बोझ होता है, बल्कि उसके असीमित दायित्व का भी उस पर भार होता है। यानी व्यवसाय की जो लोन है उसको चुकाने के लिए कर्ता को अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग भी करना पड़ता है। ठीक है। कर्ता का प्रभुत्व। इसमें क्या है, कर्ता अकेला ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्य को स्वीकार नहीं होता है, आपस में टकराव हो जाता है ना। तो यहाँ तक कि पारिवारिक इकाइयाँ भंग भी हो जाती है, यानी व्यवसाय बंद भी हो जाता है कई बार आपस में मतभेद होने पर। चौथा है सीमित प्रबंध कौशल। ये आवश्यक नहीं कि कर्ता सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ हो, यानी सारा उसको ज्ञान हो, है ना। कई बार वो मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लेता है, जिसके परिणाम पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं, है ना। तो और कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे कई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, और व्यवसाय के अंदर वित्त की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है ना। वित्त पैसा कहाँ से आए, क्योंकि संपत्तियां तो सब परिवार की जो होती है वही होती है इनके पास, तो वित्त की समस्या होने के कारण कई बार लाभ वगैरह नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो है इसके ये मैंने आपको दोष बताए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे व्यवसाय आजकल वैसे कम है ना, क्योंकि आजकल संयुक्त हिंदू परिवारों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो ये टॉपिक भी आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है साझेदारी, पार्टनरशिप, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।